अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 65। सिखों में गैरत होती है या नहीं, यह हर किसी की अपनी अपनी राय है। लेकिन सिखों की एक रग को मैं जानता था कि सिख को फूंक दे दो तो उससे उसकी माँ भी कत्ल करा दो। लेकिन मैं इस सिख को खाली फूंक नहीं देना चाहता था, मैं उसके दिमाग में एक बात डालने की कोशिश कर रहा था। मेरी कोशिश दरअसल ये थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं आपको बता चुका हूं कि अर्जुन सिंह को कत्ल करके गांव पर कैसी क़यामत टूटनी थी। मेरे साथ सीधी बात करो, अर्जुन सिंह ने कहा। तुम तो जानते हो कि हम लोग बड़ा पक्का झूठ बोल सकते हैं, तुमने भी झूठ बोले होंगे। मुझे ये बताओ कि तुम लोग क्या करोगे और कहां जाओगे। ये मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे जिंदा रखो या मार डालो, तुम इस गांव में नहीं रह सकोगे। तुम पूछते हो हम क्या करेंगे, मैंने अर्जुन सिंह से कहा। हमने अभी कोई फैसला नहीं किया, ये फैसला हम कर ही चुके हैं कि अपने मुल्क के लोगों को लूटेंगे नहीं, उन्हें कुछ देंगे। अर्जुन सिंगा, फर्ज कर लो तुम भी हमारे साथ हो और तुमने भी मुझ जैसा जुर्म किया है, बताओ क्या करोगे। मैं बगैर सोचे टेररिस्ट बन जाऊंगा, उसने जवाब दिया। मुझसे कोई कसम ले लो, मैं सच कहता हूं कि वो 2 टेररिस्ट पकड़वा कर मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है और मैं हमेशा शर्मसार रहूंगा। अगर मैं कहूं कि हम टेररिस्ट गिरोह बनाएंगे तो तुम क्या करोगे, मैंने पूछा। और साथ ही यह भी कहा, मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं कि जो गिरोह हम बनाएंगे वो मामूली सा गिरोह नहीं होगा। मेरे भाई, हम मफरूर हैं, हमारी बाकी उम्र यहां से वहां से कहीं और फरार होते, छुपते और भागते गुजरेगी। जब कभी पकड़े गए तो सीधा फांसी के तख्ते पर खड़े कर दिए जाएंगे। तो क्या ये अच्छा नहीं रहेगा कि मुल्क की खातिर और मुल्क की गुलाम मखलूक की खातिर कुछ करके मरे? क्यों अच्छा नहीं रहेगा, अर्जुन सिंह ने कहा। अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया और फिर तुमने अपना दहशतगर्द गिरोह बना लिया तो बाप और सारे गुरुओं की कसम, अर्जुन सिंह सरकार की एक राइफल और एक रिवाल्वर समेत तुम्हारे साथ होगा। और मैं तुम्हें बता दूं सिकंदर, तुम ये काम कर सकते हो और तुम्हारा ये नवाबजादा दोस्त भी अक्ल वाला मालूम होता है। इस सिख एएसआई ने तो हमें यही यकीन दिलाना था कि वह हमारी मदद करेगा, क्योंकि उसने हमसे अपनी जान छुड़ानी थी। मैं अपनी मजबूरी बयान कर चुका हूं, इसे जिंदा छोड़ने का खतरा मोल लेना ही था। अगर मैं बेहिस, एहसान फरामोश और जुराइम पेशा आदमी होता तो यही करता कि इस सिख को परे ले जाकर गोली मार देते और खुद वहां से निकल जाते। मैं बता चुका हूं कि मैं गांव वालों को किसी मुसीबत और आफत से बचाना अपना फर्ज समझता था। मैंने और हमीदुल्लाह ने अर्जुन सिंह के साथ बहुत बातें की, बहुत सी बातें उसने भी की। वो एक बात पर जोर देता था कि तुम अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ दहशतगर्दी करोगे तो मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा और आखिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वो अपने हेडक्वार्टर में जाकर ये बयान नहीं दे सकता था कि उसने गांव में किसी मफरूद मुल्ज़म को नहीं देखा, क्योंकि एक तो शमो थी जिसने हेड कांस्टेबल को बताया था और अब वही शमो अपना बयान से फिर नहीं सकती थी। उधर हेड कांस्टेबल रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचा चुका था। आखिर अर्जुन सिंह ने एक रास्ता निकाल लिया। मेरे दोस्तों, अर्जुन सिंह ने कहा, मुझे अगर अपना भाई समझते हो तो मैं एक रास्ता दिखाता हूं। मैं पहले तो नंबरदार को साथ मिलाऊंगा या उसे धोखा दूंगा कि तुम लोग इस गांव में 2-3 दिनों के लिए रुके थे और तुमने गांव वालों को इतना ज्यादा डराया था कि वो घरों के अंदर दुबके रहे। मैं यही रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर में भी जाकर दूंगा। उससे ये होगा कि इस लड़की का बयान भी दुरुस्त होगा कि उसने तुम्हें देखा था। हम एक देहाती लड़की से उम्मीद नहीं रख सकते कि वो पुलिस के सामने ये झूठ बोलेगी, और उसने हेड कांस्टेबल को ऐसी बात कही ही नहीं थी। अब ये तुम्हारा काम है कि इस गांव के लोगों को इस बात पर तैयार करो कि पुलिस के अफीसर यहां तक आकर उनसे तुम्हारे मुताल्लिक पूछें तो ये लोग ये बयान दें कि तुम लोग यहां आए थे और तुम्हारे साथ 10-12 आदमी थे और ये तुम सब ने गांव वालों को बहुत डराया और कहा था
कि तुम उनकी लड़कियों को उठाकर ले जाओगे अगर वो पकड़वाने की कोशिश करेंगे। हम सब ने अर्जुन सिंह के मशवरे को ही मुनासिब और मौजू समझा और यही फैसला कर लिया। अर्जुन सिंह, मैंने उसे कहा, यह सोच ले कि हमारे पंजे से निकलकर अगर तुम हमें धोखा देने में कामयाब हो गए हो और तुमने बड़ी उस्तादी से हमसे जान बचा ली है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी। मैंने तुम्हें अभी बताया नहीं कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं। हम तुम्हें स्पेशल ब्रांच के हेड क्वार्टर से उठा लाएंगे। मैंने वहां सर्विस की है, वहां मेरे मुरीद मौजूद हैं। मेरे इशारे पर तुम्हारी गर्दन पर छुरी फिर जाएगी। ओए सिकंदरा, अर्जुन सिंह ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे झंझोड़ कर बोला, मुझे धमकियां ना दे। ये ना भूल कि मैं सिख हूं। मैंने जो वादा किया है वो सूली पर खड़ा होकर भी पूरा कर दूंगा। अगर तू इस पर खुश है कि तूने मुझे डराकर अपना कराम करा लिया है तो ये खुशी दिल से निकाल दे। मुझे जो उठाने आएगा उसकी मां भी उठ जाएगी। अपने दिल को मैला ना कर, मैं अपने वादे से फिरूंगा नहीं। तुम ये काम कर दो कि गांव के लोगों को समझा दो और खुद यहां से निकल जाओ। जा अर्जुन सिंह, मैंने उसका रिवॉल्वर और कागजात उसे देकर कहा, ये ले। उसने रिवॉल्वर और हमारा फोटो और अपना शिनाख्ती कार्ड मेरे हाथ से लेकर मेरे साथ हमीदुल्लाह और ख्वाजा साहब के साथ हाथ मिलाया और बाहर को चल पड़ा। दरवाजे से निकलने लगा तो रुक गया और वापस आया। एक बात तुम्हें बतानी थी, उसने कहा। तुम जिस शहर के रहने वाले हो वहां तुम्हारे करीबी रिश्तेदार रहते हैं। कौन है वो? मेरी खाला है, मैंने जवाब दिया, और उसकी औलाद और खामंद है। वहां की पुलिस उन्हें बहुत तंग कर रही है, अर्जुन सिंह ने बताया। ये मुझे हेड क्वार्टर से पता चला है कि तुम खुद पुलिस के अफसर रहे हो। तुम जानते हो कि मफरूर मुल्जमों के घर वालों को किस तरह तंग किया जाता है। वहां का थानेदार तुम्हारी खाला को, और घर में कोई और औरतें हैं तो उन सबको बार बार थाने बुलाकर बिठा लेता होगा। पुलिस वाले जितना कुछ शरीफ होते हैं वो तुम जानते ही हो। मालूम नहीं तुम्हारी खाला के घर पर कैसी मुसीबत आई होगी, कुछ उसका भी बंदोबस्त कर लो। अर्जुन सिंह मुझे यह खबर सुनाकर चला तो गया, लेकिन मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मुझे अपनी खालाजाद अजरा का ख्याल आने लगा। मैं तसव्वुर कर सकता था कि वहां की पुलिस उन्हें किस तरह परेशान और जलील करती होगी। मफरूर मुल्जमों के रिश्तेदारों को बलाई अफसरों के हुक्म के तहत इसी तरह तंग किया जाता है। उनकी फरियादें कोई नहीं सुनता। वो जहां भी फरियाद लेकर जाते हैं उन्हें यह जवाब मिलता है कि मुल्जम को हाजिर करो। बाद औकात आधी रात को पुलिस वैसे ही जा छापा मारती है और कहती है कि इतला मिली है कि मुल्जम आया है या आया था। थानेदार अपनी बदमाशियां चलाते हैं, औरतों की मजबूरी से फायदा उठाते हैं और हर तरह की रिश्वत लेते हैं। हमने अर्जुन सिंह के जाते ही गांव के चीदा 5-6 आदमियों को बुलाया। उन्हें पहली बात यह कही कि 3-4 आदमी ऊंची टेकरियों पर खड़े कर दो, क्योंकि खतरा है कि पुलिस आई होगी। मैंने उन्हें यह भी बता दिया कि ये जो पगला सा आदमी आया था ये CID का आदमी था और हो सकता है कि पुलिस उसके पीछे पीछे छापा मारने के लिए आ जाए। फिर उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि किसी वक्त पुलिस के आदमी या कोई भी आ जाए और पूछे कि हम लोग यहां रुके थे तो तुम कहना कि तुमने आते देखे थे, जाते नहीं देखे। बहरहाल जिस तरह हमने तय किया था वो उन्हें समझा दिया। फिर उन्हें कहा कि हम कुछ दिनों के लिए यहां से गायब हो जाएंगे। उन्हें यह भी कहा कि हम उनका हक अदा करेंगे और इतना अदा करेंगे कि उनकी झोलियां भर देंगे। हमीदुल्लाह खान हमें एक और गांव में ले जाना चाहता था, लेकिन उस गांव के उन आदमियों ने हमें कहा कि ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। वो कहते थे कि ये पीछे जो ऊंची पहाड़ियां हैं उनके अंदर कुदरती गार हैं जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, क्योंकि किसी को शक भी नहीं हो सकता कि कोई वहां छुपा हुआ है। सूरज गुरूब होते ही हम वहां से निकले। गांव वालों ने हमसे कह दिया था कि इस मकान में कोई चारपाई और कोई चीज जिससे शक हो कि यहां कोई रहा है उठा लें और अंदर मवेशी बांध दें। गांव का एक आदमी हमारे साथ था। हमारे 1.5-2 मील गांव से दूर जाना पड़ा। ये इलाका ऊंची नीची चट्टानों और टीकरियों का इलाका था। घनी झाड़ियां, सरकंडे और कहीं कहीं दलदल थी। गार तक पहुंचते रात तारीख हो चुकी थी। हमारे साथ गांव का जो आदमी था
वो इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने हमें एक ऐसे गार तक पहुंचा दिया जो कुशादा भी था और उसके सामने एक टीकरी, और टीकरी पर इतना सब्जा था कि बाहर से मालूम नहीं हो सकता था कि यहां भी एक गार है। मैं ये सुनाने की जरूरत महसूस नहीं करता कि उस गार में हमने 7-8 दिन किस तरह गुजारे। इब्तदाई दौर के इंसान इसी तरह गारों में रहते होंगे। फर्क सिर्फ ये था कि हमने कपड़े पहने हुए थे, और गांव वालों का कमाल ये कि 1.5-2 मील इतने दुश्वार इलाके से गुजरकर हमें खाना पहुंचा देते थे। हमने इसी गार में नहीं रहना था। वहां हम सिर्फ ये देखने के लिए गए थे कि गांव में पुलिस या पुलिस का जासूस आता है या नहीं। हमें हर रोज गांव का एक आदमी जो खाना लेकर आता था खबर दे जाता कि ना कोई बावर्दी पुलिस वाला आया, ना कोई अजनबी। उससे हमें यकीन हो गया कि अर्जुन सिंह ने अपना वादा पूरा कर दिया। अगर हमें धोखा देता तो दूसरे ही दिन या ज्यादा से ज्यादा एक दिन बाद पुलिस आ जाती। मफरूर मुल्ज़िमों को पकड़ने के लिए पुलिस 7-8 रोज इंतजार नहीं किया करती। इस काम में 7-8 मिनट भी जाया नहीं किए जाते। जब हमें यकीन हो गया कि अब छापा नहीं पड़ेगा और खतरा टल गया है, तो हम वापस गांव में आ गए। लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं था। वो जो आप सुना करते हैं या इस दौर के डाकुओं और रहज़नों की कहानियों में आप पढ़ा करते हैं कि फलां डाकू इतना अरसा एक गांव में छुपा रहा, वो इतना आसान नहीं होता। इस तरह छुपने वालों को बहुत से इंतजामात करने पड़ते थे। अपने इर्द गिर्द जासूसों का हिसार कायम कर लेते, और उसके साथ ही उनके 1-2 जासूस मुतलका थाने पर भी नजर रखते। ऐसे ही इंतजामात हमने भी कर रखे थे। मैंने इंतजाम यह किया कि गांव के एक अक्लमंद से आदमी को पैसे देकर उस शहर को भेज दिया जहां स्पेशल ब्रांच का हेडक्वार्टर था। मैंने उस आदमी को सुल्तान अहमद से मिलने के लिए भेजा था। मैंने उसे बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था कि वह सुल्तान अहमद तक किस तरह पहुंचेगा। वो लाजो के साथ फैमिली क्वार्टर में रहता था। सुल्तान अहमद से किसी यार दोस्त या रिश्तेदार का मिलना मशकूक नहीं हो सकता था, ना सुल्तान अहमद पर किसी किस्म का शुबा किया जा सकता था। हम जब गांव में वापस आए तो गांव वालों ने पहले की तरह फिर हमारी हिफाजत का इंतजाम कर दिया। शाम का वक्त था। मैं बाहर निकला और टहलते टहलते गांव में से निकल गया। मैंने अपने पीछे कदमों की आवाज सुनी। घूम के देखा, शम्मो आ रही थी। उसे देखते ही मेरे तन बदन में आग लग गई। फौरी तौर पर दिल में यह इरादा आया कि इसका गला घूंटकर दलदल में फेंक दूं, और दलदल इसे अपने पेट में गायब कर लेगी। वो जगह ऐसी थी जहां से हमें गांव नजर नहीं आता था, ना गांव वाले हमें देख सकते थे। शम्मो बड़े तेज कदम उठाती चली आ रही थी। मैं रुक गया और उसके चेहरे पर कुछ और ही तासुर था। ये तासुर वैसा नहीं था जैसा मैं उसकी पहली मुलाकातों में बयान कर चुका हूं। बदला ले लिया तूने? मैंने गुस्से को दबाते हुए पूछा। नहीं, उसने सर को जोर जोर से हिलाते हुए कहा। मुझे खुदा और कुरान की कसम है, मैंने बदला नहीं लिया। क्या तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मैं जानती हूं, उसने कहा। मैं अपने गांव में तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आई हूं। मुझे इस गांव के नंबरदार ने चोरी छुपे अलग बिठाकर कहा था कि तुमने एक पुलिस हवालदार को यह बताकर बहुत बड़ी गलती की है कि इस गांव में मफरूर मुल्ज़म छुपे हुए हैं। नंबरदार कहता था कि अब तुम्हारे बाप को सब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। फिर तुमने उस हवालदार को यह राज क्यों दिया था? मैंने पूछा। इसीलिए राज दिया था ना कि मैं पकड़ा जाऊं और फांसी पर चढ़ जाऊं। उसकी हालत पहले से ज्यादा बुरी हो गई और उसके आंसू बहने लगे। कहने लगी कि वो वैसे ही मुंह से निकल गई थी। तुम पकड़े तो नहीं जाओगे? उसने रोते हुए पूछा। मैं पकड़ा जाता हूं या नहीं, तुम इसे छोड़ो, मैंने कहा। मुझे इसी से शक होता है कि तुमने बदला लिया है, वरना तुम्हें क्या पड़ी थी कि पुलिस के एक हवालदार को यह बात बताएं कि वह तुम्हारा क्या लगता है। उसने सर झुका लिया। मैं तो जानता था कि उसके साथ उसका क्या ताल्लुक है। उसने कुछ देर बाद सर उठाया। खुदा के लिए मान जाओ, उसने कहा। अब मैं तुम्हारे साथ इस तरह की कोई बात नहीं करूंगी जो पहले की थी। मैं बहुत दुखी हूं। मैं पागल हो जाऊंगी या कुएं में कूद जाऊंगी। क्या तुम मेरे दिल का हाल जानते हो? मालूम नहीं खुदा मुझे कौन से गुनाह की सजा दे रहा है।
मेरे गांव वाले अब भी मुझे शरीफ लड़की समझते हैं। ये पुलिस हवालदार पहला गैर मर्द है जिसके साथ मैंने झक मारी है। मेरा दिल रोता है। मैं तुम्हें उसी बदी से बचाना चाहता था। मैंने कहा, तुमने मुझे एक जगह बताकर कहा था कि वहां आ जाना। मैं तुम्हें पाक रखने के लिए वहां नहीं आया था। हर मर्द तो ऐसा नहीं होता। मैं जानता हूं कि तुमने वही भीख जो मुझसे मांगी थी वो उस हवालदार से मांग ली होगी। उसके इवज तुमने उसे ये राज दे दिया कि हम यहां छुपे हुए हैं। नहीं, उसने कहा, मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि ऐसे नहीं हुआ। वो मुझे चोरों और डाकुओं की कोई बात सुना रहा था तो मेरे मुंह से निकल गई कि हमारे गांव में भी डाकू आए हुए हैं। मुझे बाद में बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने गांव का राज खोल दिया। उसके आंसू तो पहले ही बह रहे थे। अचानक वो इस तरह रोने लगी जिस तरह किसी अजीज की मैयत पर औरतें रोया करती हैं। मैं उसके पास ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं वहां से ना हिला। मैं उसे चुप कराने लगा। मैंने ये मान लिया था कि उसने इंतकाम नहीं लिया था। क्या तुम मुझे बदी से बचाना चाहते हो? उसने कहा। उसका एक ही तरीका है कि मैं बेवा हो जाऊं और मेरी दूसरी शादी हो जाए। तुम मुझे किस किस से बचाओगे? मैं तुमसे वादा करती हूं कि आइंदा तुम्हें इस नजर से नहीं देखूंगी जिस नजर से पहले देखा था। तुम मेरे दिल को बहुत अच्छे लगते हो। क्या मेरी कुछ मदद कर सकते हो? मैं बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त उसकी हालत क्या थी। खुदकुशी के लिए उसके पास माकूल वजह थी और उसके सामने अब यही एक रास्ता था। वो तो पनाह मांग रही थी। मैं कह रही हूं कि मुझे किस किस से बचाओगे? उसने कहा। मेरा अपना ससुर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। उसने मुझे साफ कह दिया है कि मेरा बेटा तुम्हारे काबिल नहीं। तुम दर पर्दा मेरी बीवी बनी रहो। मेरी सास मर चुकी है। खुदा की कसम, अपने ससुर से मुझे डर आता है। वो मुझे डराता नहीं, पैसे देता रहता है, मेरे साथ लाड़ प्यार करता है। मैं जब कहती हूं कि अपने माँ बाप के पास जाऊंगी तो उसी वक्त घोड़ी पर बिठाकर एक आदमी साथ भेज देता है। मैं जानती हूं कि मैंने उसकी बात ना मानी तो वह मुझे मरवा देगा या ऐसा इल्जाम लगाएगा कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा जिस्म बड़ी जोर से कांपा। गैर इरादी तौर पर मेरा दायां हाथ उठा और आहिस्ता आहिस्ता उसके सर पर चला गया। मत डरो, मैंने कहा, मैं बहुत जल्दी तुम्हें आजाद करा लूंगा। अब चली जाओ और आराम की नींद सो जाओ। मैं शायद पहले भी कह चुका हूं कि शम्मों के पास पागल हो जाने या खुदकुशी कर लेने की मुकम्मल वजूहात मौजूद थी और मेरे दिल में वो मोहब्बत मौजूद थी जो सिर्फ एक आदमी या एक औरत तक महदूद नहीं होती। उसका दायरा लामहदूद होता है। पूरी की पूरी बनी नो इंसान इस दायरे में समा जाती है। ये उसी मोहब्बत का करिश्मा था। मैं भूल ही गया कि शम्मों ने मुझे बदी की तरफ माइल करने की कोशिश की थी और वो बदी की राह पर चली भी गई थी और मेरे ज़हन से ये गुस्सा भी निकल गया कि शम्मों ने हमें गिरफ्तार कराने का बंदोबस्त कर दिया था। मेरी निगाह में शम्मों एक मजलूम और मजबूर औरत बन गई जिसे खरीदा गया था और उसके माँ बाप की गुर्बत उसके ससुर की दौलत से टक्कर नहीं ले सकती थी। उस नौजवान लड़की को जल जल कर मरना था। मेरे मुतल्लिक ये जो मशहूर था कि मेरे हाथ में कोई जादू है और जिसे बाद आदमी मेरी आंखों का तासुर कहते थे, वो दरअसल यही था कि मेरे दिल में बनी नौ इंसान की मोहब्बत और हमदर्दी थी। जिन आंखों में गुनाह का परतू होता है वो आंखें झुकी रहती हैं, किसी का सामना नहीं कर सकती। निगाह पाक हो तो तीर का असर रखती है। ये मेरा जाती तजर्बा है। मैंने जब तहैया कर लिया कि शम्मों को इस मुसीबत से और इस बेहिस और बेरहम ससुर से और ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से माजूर खामद से निजात दिलानी है, तो मैंने अपने आप में ऐसी कुव्वत महसूस की जैसे मैं पहाड़ों को भी रेजा रेजा कर सकूंगा। अचानक मुझे अपने शहर का ख्याल आ गया जहां मेरी खाला और अजरा पर न जाने क्या बीत रही होगी। अजरा अगर मेरी खाला ज़ाद ना होती और वो कोई और लड़की होती जिसे मेरी खातिर परेशान किया जा रहा होता तो मैं उसकी मदद को भी फौरन पहुंचता। मेरे सामने अब दो काम थे। एक ये कि शम्मों के ससुर को ऐसी ज़रब लगानी थी कि शम्मों पर उसकी गिरफ्त ढीली हो जाती। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें आज़ाद कराऊंगा। उसका यही एक तरीका था कि उसके खामंद को उसके घर डाके की वारदात के दौरान कत्ल कर दिया जाता।
लेकिन मुझे ख्याल आ गया कि उसका ना तो दिमाग काम करता है, ना उसका जिस्म किसी काबिल है। उसने शम्मो को अगवा तो नहीं किया था, और उस बेचारे को यह भी होश नहीं होनी चाहिए थी कि ये लड़की उसकी बीवी है या बीवी होती ही क्या है। बहरहाल मैंने कुछ सोच लिया था, और सोचा यह था कि अपनी जरूरत के लिए डाका तो उस घर में डालना ही है। उसका घर खाली करके शम्मो के ससुर से कहेंगे कि इस लड़की को तलाक दो, वरना तुम्हारे घर में दूसरी वारदात तुम्हारे कत्ल की होगी। मैंने रात को हमीदुल्लाह और ख्वाजा के सामने यह मसला रखा और उन्हें बताया कि शम्मो ने सादगी में हमारा राज खोल दिया था और अब वो पछता रही है। मैंने उन्हें यह भी बताया कि उसका ससुर दौलत के जोर पर उस लड़की को अमलन अपनी बीवी बनाना चाहता है। ये कोई मुश्किल काम तो नहीं सिकंदर, हमीदुल्लाह ने कहा। हमने पहले ही फैसला कर रखा है कि शम्मो के ससुर का घर खाली करना है। 2 आदमी हमारे साथ हैं, उन्हें कहेंगे कि शम्मो के पगले खामद को खत्म कर दें। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि किसी को कत्ल नहीं करना। कत्ल उसे करेंगे जिसके मुतल्लक हम समझेंगे कि इसे जीने का कोई हक नहीं। खून उसका बहाना चाहिए जिसके हाथ किसी मजबूर के खून से रंगे हुए हों। इस मसले पर थोड़ी सी बहस हुई, लेकिन मैंने हमीदुल्लाह को बता दिया कि मैंने जो कह दिया है मैं उसी का पाबंद रहूंगा। दूसरे दिन सुबह शम्मो हमें रोटी और दूध देने आई। मैंने और हमीदुल्लाह ने उसे अलग बिठा लिया। डाके जैसी संगीन वारदात करने वाले शम्मो जैसी सीधी सादी और कम फहम लड़की को नहीं बताया करते, लेकिन हमने उसे बता दिया कि 2-3 दिनों बाद उसके ससुराल में डाका पड़ेगा। हमने उसे बताने का खतरा इसलिए मोल लिया था कि वो उस घर से जली बैठी थी और दुआएं मांगती थी कि इस घर को आग लग जाए, और दूसरी वजह यह थी कि उसे हमने घर भेदी बनाना था। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। उसने दुपट्टा अपने हाथों में फैलाकर हमारी कामयाबी के लिए दुआ की। 2-3 दिनों बाद नहीं, उसने कहा, आज ही रात ये वारदात करो, मेरे ससुर और मेरे खामद को कत्ल करके आना, सारी उम्र तुम्हें दुआएं दूंगी। नहीं शम्मो, मैंने कहा, हम किसी को कत्ल नहीं करेंगे, तुम्हारा काम कर देंगे, तुम्हें वहां से तलाक दिलवा देंगे। फिर वो काम करूंगी। उसने कहा, मैं जानती हूं कि वो मुझे सीधे हाथों से तलाक नहीं देगा। हमने शम्मो की बात सुनी अनसुनी कर दी। हम उससे सिर्फ भेद लेना चाहते थे। उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके ससुर की गर्दन पर छुरी रखकर उसे कहोगे कि माल निकाल दे, तो वो तुम्हें वो माल दे देगा जो उसने बाहर रखा हुआ होगा। शम्मो ने हमें एक कोठरी बताई जिसके एक कोने में ऊपर तले 2 घड़े रखे हुए होंगे। उन घड़ों के नीचे कुछ कच्चे फर्श में एक और घड़ा दबा हुआ था जिसमें उसका ससुर अपनी दौलत रखता था, जिसको शम्मो को हमने पक्का कर दिया और उसे कहा कि वो अगले रोज वापस ससुराल चली जाए। शम्मो को हमने पक्का कर दिया और उसे कहा कि वो अगले रोज वापस ससुराल चली जाए। उसने हमसे पूछ लिया था कि मकान के अंदर किस तरह जाया जा सकता है। मैंने जिस आदमी को अपने हेडक्वार्टर वाले शहर सुल्तान अहमद से मिलने के लिए भेजा था, वो अगले रोज सुबह वापस आ गया। सुल्तान उसे बड़ी आसानी से मिल गया था। सिकंदर भाई, उसने कहा, सुल्तान तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। वो कहता था कि सिकंदर ने बहुत बुरा किया, उसने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। मैंने उससे पूछा कि ASI अर्जुन सिंह ने यहां आकर क्या रिपोर्ट दी थी। सुल्तान ने बताया कि अर्जुन सिंह ने बड़ी साफ रिपोर्ट दी है। उसने अर्जुन सिंह की वही रिपोर्ट सुनाई जिसका वो वादा करके गया था। सुल्तान ने मेरे आदमी को यह भी बताया कि अर्जुन सिंह ने उसके साथ भी बात की थी। सुल्तान ने अर्जुन सिंह पर यह जाहिर ना होने दिया कि उसकी मेरे साथ दोस्ती थी। सुल्तान ने कहा कि अर्जुन सिंह ने उसके साथ ऐसी बातें की थी जैसे मैं अर्जुन सिंह का बड़ा ही पुराना दोस्त हूं। सिकंदर भाई, उस आदमी ने कहा, सुल्तान अहमद ने तुम्हें यह पैगाम भी दिया है कि तुम्हारी खाला और उसके घर वालों को पुलिस परेशान कर रही है। अगर कर सकते हो तो उसका कोई बंदोबस्त करो। और सुल्तान ने कहा है कि जिंदा रहे तो मिलेंगे। और सुल्तान ने यह भी कहा है कि जब कभी और जहां कहीं भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो पैगाम भेज देना। सुल्तान ने एक खबर यह भी सुनाई है कि उसके घर पहला बेटा पैदा हुआ है और उसकी बीवी लाजवंती ने
बच्चे का नाम सिकंदर रखा है। सुल्तान का पैगाम बड़ा लंबा था। जब यह सुना कि उसकी बीवी ने बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखा है तो मेरे जज्बात उबल आए। मैं अलग कमरे में जाकर लेट गया और मेरा जहन मुझे दूर पीछे वहां ले गया जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी मां ने मेरा नाम सिकंदर रखा था। मैं अपने तस्वर में आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। मुझे याद आया कि जब 5वीं जमात में पढ़ा था